तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से क्राउन सामान्य ज्ञान। क्राउन सामान्य ज्ञान हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रितेश कुमार का है, क्राउन पब्लिकेशन। ओके, क्राउन पब्लिकेशन का बुक है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये रितेश कुमार का बुक क्राउन पब्लिकेशन का। ओके, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, नहीं भी आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको झेलना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बने रहना है। ओके, तो देखिए डे बाय डे करके आपको हम बताएंगे कि एक दिन में कितना आपको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्राचीन भारत का इतिहास। मीन्स भारत का इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब देखिए इसी को हम लोग पढ़ेंगे। आज डे फर्स्ट है, आज पहला दिन है, तो हम लोग पढ़ेंगे 1 पेज नंबर से लेके 4 पेज नंबर तक। 4 पेज नंबर कहाँ आता है, देखिए यहाँ नंबरिंग दिया हुआ है 2, 3, यहाँ पे 4 है, मतलब इतना तक आपको आज है एक दिन में करना है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास की क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो आपको भारत का इतिहास का इंट्रोडक्शन के रूप में है हमारा चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में प्राचीन भारत के इतिहास का पूर्ण निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से विभिन्न स्रोत हैं, तो इन स्रोतों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। 2 वर्गों में किया गया है, आगे हम बताएंगे। देखिए इस तरह से ये हैं साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 तरह के होता है। कौन कौन है, वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य, और दूसरा क्या है, विदेशियों द्वारा विवरण। ओके, उसी तरह से पुरातात्विक स्रोत में है पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। ओके, तो आपको स्रोत क्या है वो समझ में आ गया। अब देखिए बारी बारी से हम लोग चलेंगे कि साहित्यिक स्रोत पहले क्या होता है, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत। उसी तरह से देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपका टॉपिक में साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है, अब देखिए इसमें साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये आता है ब्राह्म्य साहित्य में। और बौद्ध साहित्य में आता है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित, विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, अश्वघोष, महाभिसान और वसुमित्र। इसको महाविभास को वसुमित्र कहते हैं। जातक आदि। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में आता है क्या क्या, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा आता है, क्या आता है, उसको जान लेते हैं। राजतरंगिणी कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, हर्ष चरित्र वानभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य और अभिज्ञान शाकुंतलम,
कालिदास स्वप्नवास वदत्ताभास, स्वप्नवास वदत्ताभास। अगला है राजाओं द्वारा रचित साहित्य। राजाओं द्वारा कौन सा रचित साहित्य है उसके बारे में। सबसे पहला है हाल, इसको सातवाहन बोलते हैं, गाथा सप्तशती है। महेंद्र वर्मन पल्लव, मत विलास, प्रहसन, हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका। ओके, सोमेश्वर चालुक्य, मानसोल्लास ये याद रखिएगा, सोमेश्वर चालुक्य मानसोल्लास इम्पोर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य। अब प्रमुख तथ्य कौन कौन है साहित्यिक स्रोत ग्रंथ के, वो हम इसमें देख रहे हैं। कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिक की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। किसकी झलक मिलती है? ऐतिहासिक की। ओके, महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। दक्षिणी याद रखिएगा, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है कौन कौन? महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ओके, ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में की। हर्ष चरित्र के रूप में की। ओके, अगला है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी मौर्यकालीन राज्यव्यवस्था का चित्रण करती है। इसको आप ध्यानपूर्वक से देखेंगे, आपको जरूर कुछ न कुछ दिमाग में जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही सहायता मिलने वाला है। ओके, अब देखिए अगला है, उसी पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग चल रहे हैं। बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवमर्न पर आधारित गौडवह नामक पुस्तक लिखी थी। गौडवह याद रखिए, गौडवह नामक पुस्तक लिखी थी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नवसाह सांक चरित्र। 2 अक्षर में इसको पढ़िएगा, बड़ा सा अक्षर है। नवसाह सांक चरित्र। बिल्ला, इसको पढ़िएगा, बिल्लाल का भोज प्रबंध, बिल्लाल का भोज प्रबंध यादि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरित्रों में से 2 अक्षर में इसको पढ़िएगा, नंदिकल ऐसे पढ़िएगा, नंदीकलम बक्कम। पल्लव शासक नंदीवर्मन III की प्रशस्ति है। ओके, अगला है विदेशियों द्वारा विवरण। अब देखिए विदेशियों द्वारा विवरण, यहाँ पे देखिए विदेशियों द्वारा विवरण हम आपको बताए थे कि साहित्यिक स्रोत का दूसरा पार्ट है। ओके, तो विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक कौन कौन है? तो 5 हैं, 5 इसमें लेखक हैं, उसको हम आपको अच्छा से बताएंगे। सबसे पहला क्या है यूनानी लेखक? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सा? हिस्टोरिका, इसको याद रखिएगा, हिस्टोरिका। मेगास्थनीज, दूसरा है मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप में अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। और अज्ञात लेखक, अगला है
एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया है। ओके, और अगला है चौथा जो है यूनानी लेखक टॉलमी है। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारत भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। ये कौन है? स्ट्रैबो 5वां नंबर क्या है? यूनानी लेखक हैं। और अगला है रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीन और चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फुकोकी की रचना की। क्या नाम है? फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ओके, और दूसरा है ह्वेनसांग युआन च्वांग। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सीयूकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इन टू अर्ध चंद्राकार नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र व्हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का विवरण किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इति संग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अरबी लेखक है सुलेमान। सबसे पहला 2 लेखक है अरबी लेखक सुलेमान और अल-बरूनी। सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अगला है अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन और अल-बरूनी ने तहकीक ये हिंद किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इन लेखों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंग्यूर तथा तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अगला जो है पुरातात्विक स्रोत। हम स्रोत का दूसरा पार्ट में आ गए हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद भांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। पुरातत्व शास्त्र। अब देखिए शब्दावली में आप जानेंगे अभिलेख, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी और अगला है न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बारे में हम जानते हैं। शब्दावली में देखिए अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी किसको बोलते हैं? अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपिशास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। पुरालिपिशास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। और अगला है न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं।
सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहते हैं या न्यूमी-अस्मोटिक्स कहते हैं। सिक्के भारत के, अगला है सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। साहित्य में इन सिक्कों का प्राचीन में इन सिक्कों का मित्रों कुछ कारणवश लाइट चला गया है और जो इन्वर्टर है वो भी साथ नहीं दे रहा है, तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, ख़त्म करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि ये तीसरा पेज से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तीसरा पेज, फर्स्ट और सेकेंड पेज आपको दोनों आपके सामने मिल गया है। ओके, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखें। और फिर ये जो है पहला डेज था और हम इसमें सेकेंड डेज में आगे का भी कवर कर देंगे। इसी में थोड़ा सा वो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा एक क्लास में आपको वो ध्यान में आपको रखना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, एक ही क्लास में, उसके बाद हम सब कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।